हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, आज की जो अपनी क्लास है ये सुबह 9 बजे की क्लास है, जो कि हिंदी की क्लास होती है। आज की क्लास में भी हम वर्णमाला से संबंधित कुछ एमसीक्यूज करेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ करते जाएंगे, ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो इन एमसीक्यूज के थ्रू ही सॉल्व हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। आपको बताना है कि ओ और औ जो हैं वो किस प्रकार के वर्ण हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी दंतोष्ठ्य और डी कंठोष्ठ्य। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा कंठोष्ठ्य। मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में आपकी कंठ और ओष्ठ दोनों पर प्रभाव पड़ता हो। जैसे आपने बोला ओ, तो आपके जो होंठ हैं वो भी इसमें फंक्शन कर रहे हैं और जो प्राण वायु है वो कंठ से होते हुए प्रवाहित हो रही है, इसलिए ये जो वर्ण है वो कंठोष्ठ्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो आपका बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 54 और ऑप्शन डी है 55। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हम इस सीरीज में करा रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप रेगुलरली क्लास अटेंड कीजिए और सारे एमसीक्यूज को कीजिए, ताकि आपको बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े और यहीं से आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी 52। अब 52 कैसे होंगे कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास, अब आपने अगर पिछली क्लासेस अटेंड की होगी तो आपको पता होगा, पर मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि 11 तो जो हैं अपनी वर्णमाला में वो क्या होते हैं, स्वर। ठीक है, 33 क्या रहते हैं अपने, व्यंजन। ठीक है, और जो रहेंगे अपने 4 जो होते हैं वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, है ना, ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हों, जैसे श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, है ना, और श्र श्री वाला। ठीक है ना, ये 4 जो हैं वो क्या हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। इसके अलावा 2 जो होते हैं वो रहते हैं अपने द्विगुण व्यंजन। अब द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं अपने, ढ और ढ, है ना, जिनके बीच में नीचे बिंदी लगाई जाती है, ये क्या कहलाते हैं, द्विगुण व्यंजन। और इसके अलावा जो है वो 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह जिनमें अंग की बिंदी और विसर्ग का प्रयोग होता हो, है ना, जैसे अंग और अह जो है वो क्या होंगे, अपने अयोगवाह होंगे। इस प्रकार इनकी कुल जो गिनती है वो कितनी हो जाएगी, 52। तो हमारे जो वर्णमाला में है उनमें वर्णों की संख्या कितनी हुई, 52 हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। अब देखिए इससे पहले क्या पूछा था, वर्णों की संख्या कितनी होती है, और अब इसमें क्या पूछ लिया अपने क्वेश्चन में कि मूलतः कितनी होती है। तो देखिए इसमें थोड़े मैं ऑप्शंस को करेक्ट कर देती हूँ। इसमें ऑप्शन कर देती हूँ मैं, एक कर देती हूँ 44 और एक कर देती हूँ अपना 48। तो बताइए अब इसका सही आंसर क्या रहेगा। आपके ऑप्शन से ए है 48, बी है 51, सी है 52 और डी है 44। तो बताइए सही आंसर क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा 44। यहाँ पे मूलतः वर्ण पूछे गए हैं, तो इसमें सिर्फ आपके 11 स्वर और 33 जो व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन वही आएंगे। तो कुल कितने हो गए ये वर्ण? 44। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। अब आपको बताना है कि स्वर ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में यह बहुत अच्छे से बताया था कि हिंदी में जो स्वर ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है ह्रस्व स्वर, जिसको लघु स्वर या एक मात्रिक भी कहते हैं, ठीक है ना, जिनको हम किससे डिनोट करते हैं? जिनको हम डिनोट करते हैं आई जैसे साइन से, है ना, इस तरीके से। और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है, या फिर जिनको दीर्घ मात्रिक भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? ऐसे एस शब्द से, ठीक है। तो हिंदी में जो है वो मूलतः ये 2 ही प्रकार की स्वर ध्वनियाँ होती हैं, परंतु यहाँ पर हिंदी और संस्कृत ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई पर्टिकुलर हिंदी और संस्कृत मेंशन नहीं किया जाए तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसका? तो हमारा इसका आंसर रहेगा उपर्युक्त तीनों, मतलब दीर्घ, ह्रस्व और प्लुप्त। वैसे जो प्लुप्त है वो सिर्फ संस्कृत में ही यूज किया जाता है ना। और प्लुप्त का उदाहरण क्या है अपना? ओम, ठीक है ना, ये प्लुप्त का एग्जाम्पल है। तो अगर आपको संस्कृत या हिंदी का नहीं मेंशन किया हो तो आप 3 पे ही लगाएंगे, और अगर हिंदी में पूछा जाए तो आप 2 ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। मतलब आपको बताना है कि जो ब वर्ण है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। आपके ऑप्शन है ओष्ठ्य, स्पर्श, अल्प प्राण, अघोष या और निरनुनासिक। ऑप्शन बी है द्विओष्ठ्य, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष और निरनुनासिक। और ऑप्शन सी है द्विओष्ठ्य, स्पर्श संघर्षी, अल्प प्राण, अघोष और निरनुनासिक। ऑप्शन डी है आपका ओष्ठ्य, स्पर्श, महाप्राण, सघोष और निरनुनासिक। तो देखिए अब हम क्या कहेंगे, जैसे आप उच्चारित कीजिए ब को, जैसे अपन ने बोला ब, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि अपने जो दोनों होंठ हैं वो आपस में टच हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऑप्शंस का जो है वो एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें सिर्फ ओष्ठ्य तो होगा नहीं, है ना, क्या होंगे? द्विओष्ठ्य तो होगा ही होगा, यानी जो अपने पहला और ए और डी है वो तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब द्विओष्ठ्य तो होता है क्योंकि दोनों होंठ आपस में टच हो रहे हैं। इसके अलावा ये स्पर्श है या स्पर्श संघर्षी है। तो देखिए जो ब होता है वो सिर्फ स्पर्श होता है, स्पर्श संघर्षी नहीं होता है। स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन है वो है अपने च, छ, ज और झ, ठीक है, ये स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। नेक्स्ट है अपना कि ये अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण दोनों में ही है, हाँ, ब जो है वो अल्प प्राण की श्रेणी में आता है। अब अल्प प्राण की श्रेणी में कौन से वर्ण आते हैं? अपनी वर्णमाला के जो वर्ग पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ग है वो अल्प प्राण की श्रेणी में आता है। अल्प प्राण मतलब पहला, तीसरा और 5वां जो है वो अल्प प्राण की श्रेणी में। तो देखिए प, फ और ब, है ना, तो ये 3rd रो में आ रहा है, तो ये अल्प प्राण भी हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट है कि घोष है कि अघोष है। अब घोष और अघोष अपन कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ, घोष मतलब जिनको हम सघोष भी कहते हैं। तो बताइए इसमें से क्या होगा, ये घोष होगा कि अघोष होगा? देखिए घोष अघोष को अपन ने कैसे डिफाइन किया था कि पहला और दूसरा जो वर्ग है वो अघोष होता है, और तीसरा, चौथा और 5वां जो वर्ग है वो क्या होता है? घोष या सघोष होता है। तो ब जो है वो तीसरे कॉलम में आ रहा है, तो ये घोष होगा, ठीक है। फिर निरनुनासिक तो है ही, क्योंकि इसके उच्चारण में नाक से कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही है। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है।
अब अर्ध स्वर आपके ऑप्शन है य, प, र या ल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए अब आपको मैं बता दूं कि अर्ध स्वर क्या होता है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय प्राणवायु जो है वो मुख से निकलते समय अवरुद्ध नहीं होती है ना, मतलब उसमें कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होती है, बड़ी ही आसानी से हम जिनको उच्चारित कर पाते हैं। पर इसमें क्या है, जीभ जो है वो बिल्कुल अपने मुख की निचले जो अपना पटल होता है उससे टच नहीं होती है, रहती थोड़ी सी उठी हुई है, पर पूरी तरीके से मुख के ऊपरी पटल पर टच नहीं होती है। मतलब एक बीच वाली स्थिति बनी रहती है, ना तो स्वर वाली स्थिति होती है और न ही व्यंजन वाली स्थिति होती है। स्वर में क्या रहेगा, जीवा जो होती है वो मुख के निचले पटल से टच रहती है। व्यंजनों के उच्चारण में ये ऊपरी पटल से टच होती है, जबकि जो अर्ध स्वर वाले स्थिति रहती है उसमें जीवा जो है वो मुख के बीच वाले भाग में बनी रहती है और प्राणवायु के निकलने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करती है। तो ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा य जो है वो अर्ध स्वर की श्रेणी में आता है। इसके अलावा वह भी अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। ये दो वर्ण हैं जो अर्ध स्वर होते हैं। अब प जो है, प क्या होगा, अपना स्पर्शी होगा। ठीक है, र जो है वो अंतस्थ होगा। य र ल व मैंने बताया था अंतस्थ होते हैं। और ल जो होता है वो क्या होता है, पार्श्विक वर्ण होता है। पार्श्विक वर्ण मतलब ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में अपनी जीवा जो है वो मुख के ऊपरी पटल पर टच करती हो और प्राणवायु जो है वो जीवा के दोनों पार्श्वों मतलब दोनों साइडों से बाहर निकलती हो। ऐसे वर्णों को हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। अब आपको बताना है कि जो महाप्राण हैं वो अपने जो वर्णमाला होती है उसके कौन से कॉलम से मतलब संबंधित हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहला, तीसरा और पांचवा है ना, जितने भी विषम वर्ग हैं वर्णमाला के वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और जितने भी सम वर्ग होते हैं वो होते हैं महाप्राण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। आपको बताना है कि किसी भी भाषा की सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होता हो, है ना, और लघुत्तम मतलब जो सबसे छोटी इकाई हो, वो क्या होगी। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ध्वनि। है ना, ध्वनि क्या होगी, जैसे अपन ने कहा आ, क, ख, ये क्या है, ध्वनियां हैं, है ना, और ये क्या है, एक सार्थक अपना एक अर्थ रखती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, अपनी भाषा की लघुत्तम इकाइयां हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। देखिए अगेन एंड अगेन अल्प प्राण, महाप्राण, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं के जो क्वेश्चंस हैं वो रेपिटेटिव वेस में पूछे जा रहे हैं। देखिए ये यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम में 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सभी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस ला रहे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से इनको देखिए, हो सके तो आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और जैसे ही मैं लगभग पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सभी ऑप्शंस के क्लैरिफिकेशन आपको दूं, तो इससे क्या है, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी। और आप अगर इसी तरीके से क्लासेस अटेंड करते रहेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि आपको कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं पढ़नी रहेगी और इन्हीं क्लासेस से आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें बताना है कि ये दिए गए जो व्यंजन हैं उनमें से अल्प प्राण है। अब अल्प प्राण की मैंने कैटेगरी आपको बताई थी कि पहली, तीसरी और पांचवी जो रो में वर्गों में आते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ख जो है वो सेकंड रो में आ रहा है, थ, त, थ,
है ना। थ भी क्या आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है। च जो है वो फर्स्ट में आ रहा है और फ जो आ रहा है प फ वो सेकंड में आ रहा है। तो विषम वर्ग कौन सा हुआ अपना, पहला हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना च। ठीक है। और बताइए च और कौन किस में आता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो च है वो स्पर्श संघर्षी होता है। ठीक है, ये स्पर्श संघर्षी में आते हैं। और कौन कौन से आते हैं, च छ ज झ, ये सभी है वो स्पर्श संघर्षी वर्ण भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, नहीं बताना है आपको। मैंने बताया था कि यर और लव से ऊपर तक के जितने भी अपने वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजनों की कैटेगरी में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि य की जो लाइन है उससे नीचे वाले जो हैं वो स्पर्श व्यंजन नहीं होंगे। तो देखिए ऑप्शन है इसमें आपके क, च, ट और य। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा य। य क्या है, वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। ये कौन से व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। अब इसका भी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अपने जो ध्वनियाँ हैं वो कंठ, इनका सीक्वेंस क्या रहता है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ठीक है ना। तो इस तरीके से रहती है। तो इसमें जो पहली जो अपनी लाइन होती है वर्णमाला की क ख ग घ न वाली, वो कंठ की श्रेणी में आती है। ठीक है ना, क से कंठ, है ना, क से कंठ, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आपको कंठ ध्वनियाँ बतानी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क और ख। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, वर्णमाला किसे कहेंगे। आप वर्णमाला किसे कहेंगे, आपके ऑप्शन है शब्द समूहों को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे अपनी वर्णमाला है वो क ख ग घ ही है ना। ऐसे तो हो नहीं सकती कि क च फ ब, इस तरीके से अपन अरेंज करेंगे नहीं, और करेंगे तो इससे वर्णमाला नहीं कहेंगे। तो वर्णों का जो व्यवस्थित वर्ग समूह होता है उसे ही वर्णमाला कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी की श ध्वनि है, श आपको बताना है वो किस श्रेणी में आता है। आपके ऑप्शन है मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य या ओष्ठ। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा तालव्य, है ना। श जो है वो तालव्य श्रेणी में आता है। इसके अलावा तालव्य में और कौन कौन से आएंगे, कंठ के बाद क्या आता है, तालु, मतलब जो सेकंड लाइन रहेगी वो तालव्य के अंतर्गत आएगी। तो क के बाद कौन सी लाइन आती है, च छ ज झ, ये सब क्या है, तालव्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, आपको बताना है कि ओष्ठ वर्ण कौन सा नहीं है। अब ओष्ठ मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय आपके होठों का आपस में मिलाप होता हो, है ना, या फिर होठों का अधिक से अधिक उपयोग होता हो, तो वो क्या कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं। अब देखिए आपके ऑप्शन है म, ब, उ या आ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। उच्चारित करके देखिए इनको, तब आपको समझ में आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आ। जब होंठ दूर दूर जा रहे हैं आ बोलने पर, और जबकि म बोलने पर मिल रहे हैं, ब बोलने पर मिल रहे हैं, उ बोलने पर भी पास पास आ जाते हैं, पर आ बोलने से ओष्ठ जो है वो दूर दूर हो जाते हैं। तो ये ओष्ठ की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। अब आपको फिर से अल्प प्राण महाप्राण आ गया। अब अल्प प्राण की श्रेणी मैंने क्या बताई थी आपको, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो है वो अल्प प्राण है। तो अब आपको अल्प प्राण देखिए खोजना है। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है क ख ग, तो ये तो पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, ये तो हो नहीं सकता। अब ये है च, ज और य। तो च जो है वो पहला है, फिर उसके बाद छ आता है और ज आता है, तो ज तीसरा हो गया, और य जो है वो पांचवे पर आता है। तो यानी हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी।
च, ज और य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। अब आपको बताना है कि वर्ण, ये जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से वर्ण का अर्थ कौन सा नहीं होगा। आपके ऑप्शन है रंग, आकाश, जाति और अक्षर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, अगर आपको पर्यायवाची याद होंगे तो आप फटाक से इसका आंसर दे देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आकाश, है ना। रंग, जाति और अक्षर ये सभी वर्ण के पर्यायवाची हैं, जबकि आकाश जो है वो वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि आकाश के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं? कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए आकाश के पर्यायवाची। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन वर्ण घोष नहीं है? ठीक है, वापस से घोष अघोष वाली बात आ गई। मैंने घोष की आपको कैटेगरी बताई थी कि जितने भी अपने पहला और जो दूसरा रहेगा वो क्या रहेगा? अघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? घोष होता है। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा घोष वर्ण नहीं है? घोष नहीं है मतलब क्या होगा? वो अघोष होगा। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वो रहेगा आपका, बताइए, वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, त। ठीक है ना, आपको घोष नहीं बताना है। तीसरा, चौथा, पांचवे क्या होता है? घोष होता है। तो पहला और दूसरा क्या रहेगा? अघोष रहेगा। तो जो त है वो फर्स्ट वर्ग में आता है ना, पहले वर्ग में, तो ये अघोष हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किन ध्वनियों को अनुस्वार ध्वनियाँ कहा जाता है? ऐसी ध्वनियाँ जो जिनकी ध्वनि जो है वो, जिनको उच्चारित करते समय नाक से ध्वनि उत्पन्न होती है, वो अनुस्वार कहलाती हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ वही अनुस्वार ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? है ना, री का उच्चारण किस में नहीं है, उस शब्द को आपको पहचानना है। ऑप्शन है आपका कृपा, कृपा, कृष्ण, दृष्टि या रिवाज। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ऑप्शन डी, रिवाज। रिवाज में री ऋषि वाले का उच्चारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण नहीं है। दंत्य वर्ण मतलब ऐसा वर्ण जिसको उच्चारित करते समय अपने होंठ या जीवा दांतों से टच होती हो। ठीक है, उन्हें दंत्य कहेंगे। ऑप्शन है आपके य, च, त या उ। तो आपको दंत्य बताना है कि इनमें से दंत्य कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त। देखिए बोलकर देखिए आप, त। त जो आपकी जीभ है वो ऊपरी दांतों से टच हो रही है, तो ये दंत्य हो गया। और यह क्या होता है? यह जो है वो अपना अर्ध स्वर होता है, अंतस्थ होता है। ठीक है ना। और च जो है वो, च मैंने अभी आपको बताया था स्पर्श संघर्षी होते हैं, च, छ, ज, झ। और ऊ जो है वो ओष्ठ्य होता है। ठीक है, इसके अलावा ये पश्च स्वर भी होता है, जीवा के पिछले भाग से बोला जाता है ऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। घ का उच्चारण स्थान है। अब घ किस में आता है? क, ख, ग, घ, है ना, क वाली लाइन में आ रहा है ये। तो क से कंठ्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना कंठ्य। कंठ्य की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, अचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है ना। जो हिंदी की डिक्शनरी होती है उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा उसके बाद, फिर उसके बाद और उसके बाद, इस तरीके से आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संतान सबसे पहले, फिर सकल, फिर सक्षम, फिर सचल। ठीक है ना। अब देखिए संतान,
है ना। कैसे होगा संतान सबसे पहले, इसमें अर्ध स्वर आ रहा है इसलिए सबसे पहले आएगा। उसके बाद अपना सकल, स के बाद क आ रहा है तो सकल। फिर सक्षम, स के बाद श क्षत्रिय वाला आ रहा है। श क्षत्रिय वाला एक संयुक्त व्यंजन है जो कि क और श षटकोण वाले से मिलकर बना होता है। तो अर्थात सक्षम में जो श है वो क और श से मिलकर बना है, इसलिए क के बाद अगेन क आएगा, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा अपना सचल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। आपको फिर से महाप्राण आ गया, ये अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, संयुक्त, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, ये सभी आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, इनको रटना नहीं है, इनको समझना है। ठीक है, हमारी क्लासेस में हम बहुत ही अच्छी तरीके से इनको बड़े ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप रेगुलरली क्लास लेते रहेंगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है थ, ऑप्शन बी है क, ऑप्शन सी है व और ऑप्शन डी है च। तो बताइए इनमें से महाप्राण वर्ण कौन सा है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थ, है ना। थ कैसे होगा, क्योंकि वर्णमाला का जो सम वर्ग होते हैं, मतलब दूसरा और चौथा वर्ग होता है वो महाप्राण होता है और पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो अल्प प्राण होता है। तो थ जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, त थ के बाद, है ना, त के बाद थ, तो ये दूसरे वर्ग में आ रहा है। ठीक है, तो ये महाप्राण वर्ण हुआ। अब आप बोलेंगे कि वह कौन सा होगा अपना, वह जो है वो अर्ध स्वर है, इसके अलावा अंतस्थ है, क जो है वो कंठ ध्वनि है, च जो है वो स्पर्श संघर्षी है और तालव्य भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी शब्दकोश में अंग व अह वर्ण किस वर्ण के साथ आता है। मतलब अंग और अह, मतलब ये विसर्ग और अंग की बिंदु हम किसके साथ लगाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका अ, है ना। अ के ऊपर ही अपन अंग की बिंदु लगाते हैं और अ के साथ ही अपन विसर्ग लगाते हैं। आ के साथ कभी आप नहीं देखेंगे, ठीक है ना, और ओ के साथ भी नहीं देखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा अपना अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। ऐसा शब्द बताना है जिसमें एक भी मात्रा नहीं है। अमात्रिक मतलब जिसमें कोई मात्रा ना हो। तो सही आंसर क्या रहेगा इसमें आपका, ऑप्शन सी, कलरव। क्या होता है कलरव, बताइए। कलरव का शाब्दिक अर्थ बताइए, कमेंट कीजिए कि कलरव क्या होता है। चिड़ियों के चहचहाने को कलरव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है बताइए। मैंने अभी वर्णमाला के जितने भी वर्ण बताए थे आपको, 52 वर्ण, उनमें अयोगवाह भी बताए थे, अभी पिछले ही क्वेश्चंस में बताया था। तो बताइए अयोगवाह कौन से होते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनमें विसर्ग लगता हो उन्हें अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है। क से कंठ, च जो है वो तालव्य और ट जो है वो किसमें आएगा, मूर्धन्य में। जिसके उच्चारण में अपनी जीवा पलटते हुए मुख के ऊपरी तालू से टच होती हो वो क्या होंगे, मूर्धन्य होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ल जो है वो किस प्रकार की ध्वनि है। इसका ऑप्शन है आपके पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित या संघर्षशील। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर रहेगा आपका पार्श्विक। ऐसी ध्वनियां जिनको उच्चारित करते समय अपनी जीवा ऊपरी पटल पर टच होती हो और प्राणवायु जो है वो जीवा के दोनों पार्श्वों से बाहर निकलती हो, उन्हें क्या कहेंगे हम अपन, पार्श्विक ध्वनियां कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा अपना ल।
नेक्स्ट आता है आपका हिंदी वर्णमाला में अंग अह क्या है। अगेन ये रिपीट हुआ है। ज़्यादा समय ना लेते हुए इसका आंसर बताइए। इसका सीधा सीधा आंसर रहेगा अयोग वाह। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म व्यंजन नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से व्यंजन नहीं है। ऑप्शन है श क्षत्रिय, श षटकोण, त्र त्रिशूल या श्र श्रृंगार वाला। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा अपना, सही आंसर रहेगा अपना क्या, श षटकोण वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। अभी मैंने आपको बताया 2-3 बार स्पर्श संघर्षी में बता चुकी हूँ कि कौन सी श्रेणी के जो वर्ण है वो स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। च, छ, ज और झ, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना, क्या होगा सही आंसर, ज जहाज वाला। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है, सिर्फ व्यंजन की संख्या बतानी है आपको। मैं 2 बार बता चुकी हूँ आपको कि कितने स्वर, कितने व्यंजन, कितने आयोगवाह, कितने द्विगुण और कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा 33 जो हैं वो व्यंजन, 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 2 द्विगुण और 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिंदी शब्दकोश में श किस क्रम वर्ण के बाद आता है। तो अभी मैंने आपको पहले अपन ने अभी एक क्वेश्चन में देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि श क्षत्रिय किसके बाद आता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क के बाद क्यों आएगा श क्षत्रिय, छ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि श क्षत्रिय जो है वो क कमल और श षटकोण से मिलकर बना होता है। इसमें 2 व्यंजन इंक्लूड हैं, इसलिए ये क के बाद आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एडी के उच्चारण का स्थान है। आपको बताना है ए एडी वाले का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कंठ तालव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ नहीं है बताना है आपको, नहीं है जो य, ह, र और व। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा अंतस्थ नहीं है, और अगर वो अंतस्थ नहीं है तो वो कौन सा है ये भी कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ह। य, र, ल, व क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। ठीक है, य जो है य और व अर्धस्वर भी होते हैं, और ल जो है वो पार्श्विक भी होता है। पर जो ह है वो क्या होते हैं, ऊष्म होते हैं, है ना। ऊष्म कौन कौन से होते हैं, श शलजम, श षटकोण, स सरवते वाला और ह जो है वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है। फिर से अघोष, घोष, अघोष, पहला और दूसरा वर्ग जो है वो अघोष होता है। तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, पहला और दूसरा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका स। ठीक है, पहला और दूसरा वर्ग तो अघोष होता ही है, इसके साथ साथ जो ऊष्म व्यंजन होते हैं कौन कौन से, श शलजम वाला, श षटकोण वाला, स सरोते वाला, ठीक है ना, ह को छोड़कर, ये भी अघोष के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, ऐसी ध्वनियाँ जो तालव्यता की श्रेणी में आती हों, है ना। सीक्वेंस क्या था इनका, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो तालु के में कौन सी लाइन आ रही है, सेकंड लाइन, और वर्णमाला की सेकंड लाइन कौन सी होती है, च छ ज झ, है ना। च छ ज झ, इसके अलावा और कौन से हैं, स्पर्श संघर्षी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कौन सी ध्वनियां अल्प प्राण हैं? ठीक है, अल्प प्राण कौन सी होती हैं? पहली, तीसरी और पांचवा वर्ग जो है वो अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। तो बताइए इसमें से अल्प प्राण कौन सा होगा? ख जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, क ख ग घ। घ जो है वो क ख ग घ चौथे नंबर पे आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर त थ भी दूसरे नंबर पे आता है, पर जो त है वो किस पे आता है? फर्स्ट नंबर पे। तो आपके अल्प प्राण क्या हो जाएगा? तराजू वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिंदी की स्पर्श अघोष घोष नहीं आएगा, या तो अघोष होगा या फिर घोष होगा। ठीक है, इसको हटा दो। महाप्राण दंत व्यंजन कौन से हैं? तो आपको बताना है कि दिए गए व्यंजनों में से ऐसा कौन सा व्यंजन है जो इन सभी कैटेगरीज के रूल्स को फॉलो करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थ। ठीक है, थ जो है वो स्पर्श भी है, अघोष भी है। अघोष कौन से होते हैं? पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। महाप्राण कौन से हैं? दूसरा और चौथा होता है वो महाप्राण होता है, तो ये दूसरे नंबर पे, तो महाप्राण भी होगा। दंत भी है क्योंकि उच्चारण करते समय जीवा जो है वो दांतों से टच होती है, और व्यंजन तो ये है ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन बताना है। जो स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना भ, है ना? प फ ब भ। भ किस पे आ रहा है? चौथे नंबर पे, तो महाप्राण हुआ कि नहीं हुआ? है ना, दूसरा और चौथा महाप्राण। घोष कौन से हुए? तीसरा चौथा पांचवा घोष, पहला दूसरा अघोष। स्पर्श तो है ही और ओष्ठ भी है क्योंकि बोलते समय दोनों होठ आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सवृंत है? मतलब सवृंत मतलब ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय हमारा मुख जो है वो कम से कम खुलता हो, है ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं? सवृंत कहते हैं, संवृंत, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ई जो है इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है आपका हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। मूर्धन्य कंठ तालु मूर्धन्य मतलब तीसरी कैटेगरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? बताइए कौन सी तीसरी लाइन होती है वर्णमाला की? इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ट ठ ड ढ। ठीक है, मूर्धन्य मतलब जिनको उच्चारित करते समय हमारी जीवा पलटते हुए ऊपरी तालु से टच होती हो। नेक्स्ट है आपका हिंदी की ब ध्वनि है। ब कौन सी है? ब बोलिए, उच्चारित कीजिए। तो उच्चारित करने पे क्या हो रहा है? हमारे होंठ आपस में टच हो रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? क्या रहेगा इसका आंसर? आंसर रहेगा अपना ओष्ठ ध्वनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि वही जिसे बात उच्चारित करते समय या तो हमारी जीवा दांतों से टच होती हो या फिर होंठ दांतों से टच होते हो। तो क्या होगा? क या छ या प या त। उच्चारित करके देखिए ना, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? मतलब जो दंत से भी वो उच्चारित हो और ओष्ठों से भी हो। ऑप्शन है आपके थ, फ, म या व। बताइए, उच्चारित करके देखिए, महसूस कीजिए इस चीज को, तभी आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका व। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है? देखिए रिपीट हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी। नेक्स्ट है श, ये भी अगेन रिपीट हुआ है, तालव्य है इसका आंसर। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? अभी आपको बताया था मैंने, पार्श्विक कौन सा व्यंजन है?
ल जो है अकेला मात्र एक पार्श्विक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये भी अगेन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर क्या रहेगा अपना? षटकोण वाला जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, यर लव किस वर्ग के व्यंजन है? बताइए किस वर्ग में आते हैं यर लव? आपके ऑप्शन है तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या ओष्ठ्य। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अंतस्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अर्धस्वर कौन से हैं? ये भी मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में बता दिया कि 2 वर्ण हैं जो अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं, और वो कौन कौन से हैं? य और व। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा अपना? ऑप्शन ए, य जो है वो अर्धस्वर है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? फिर से आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। श तो संयुक्त व्यंजन होता है ना, और त्र भी होता है, ज्ञ भी होता है, तो बचा कौन सा? फ। फ जो है वो एक व्यंजन है, ना कि संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? दोबारा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसका उत्तर क्या हुआ अपना? ल। अब तक तो आपको शायद रट गए होंगे ये। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का वर्ण है? आपको बताना है कि उ किस प्रकार का वर्ण है। अभी मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि उ जो है वो किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा वो रहेगा अपना ऑप्शन नंबर डी, पार्श्व सवृंत। ठीक है, जिसमें मुंह जो है उच्चारित करते समय बंद होता हो। देखिए जैसे बोलिए ऊ, तो होंठ पास पास आ रहे हैं, मुंह बंद हो रहा है, और पश्च है क्योंकि ये जीवा के पिछले भाग से उच्चारित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, व का उच्चारण स्थान है। व अभी अपन ने सॉल्व किया था, जीव अपने जो होंठ हैं वो दांतों से टकरा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ्य। नेक्स्ट है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण कौन सी नहीं है बतानी है। अल्प प्राण महाप्राण, समवर्ग 2 और 4 महाप्राण, विषम वर्ग 3, 1, 3 और 5 अल्प प्राण। ठीक है, तो इसमें महाप्राण कौन सा हो जाएगा अपना? बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका च छ ज है ना, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये आपका महाप्राण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? आपको बताना है कि कंठ तालु कौन सा वर्ण जो है वो कंठ तालु के अंतर्गत आता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा, बताइए क्या रहेगा इसका? कंठ तालु से उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ओ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा व्यंजन है जो संघर्षी है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ह। ह जो है वो ऊष्म व्यंजन है, इसके साथ साथ संघर्षी भी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? जो स्पर्श भी है संघर्षी भी है। मैंने आपको बताया था च छ ज झ, ये चारों वर्ण जो है वो स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विसर्ग से बना कौन सा शब्द जो है वो विसर्ग से बना है? बताइए। अध, निस्पर, द्वितत्व या थोड़ा सा, कौन सा जो है वो विसर्ग से बना हुआ है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो अपने आप दिखाई दे रहा है कि विसर्ग किसमें लगा हुआ है, निह स्प्रह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
तालव्य व्यंजन हैं, ऐसे व्यंजन जो तालु के माध्यम से बोले जाते हों। तो वर्णमाला का जो दूसरा वर्ग है, मतलब जो दूसरी लाइन है, वो तालव्य के अंतर्गत आती है, यानी च छ ज झ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन वर्ण घोष नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ण है जो घोष नहीं है। फिर से बता रही हूँ मैं, घोष कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो घोष, पहला, दूसरा अघोष। ठीक है, तो तीसरा, चौथा, पांचवें वर्ग में कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है? आपको घोष नहीं बताना है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है र, ऑप्शन बी है ल, ऑप्शन सी है त और ऑप्शन डी है ड। तो बताइए कौन सा रहेगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी जो है वो पहला और दूसरा है ना, अघोष श्रेणी में, सॉरी घोष श्रेणी में नहीं अघोष में आता है। पहला और दूसरा है ना, ये अघोष में आ रहा है, और तीसरा, चौथा, पांचवा किस में आता है? सघोष में या घोष में आता है। तो त जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, तो ये अघोष वर्ण हुआ, ना कि घोष। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।